हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो वो हम देखते हैं। म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। म्यूटेशन बेसिकली एक सडन चेंज है जेनेटिकल मटेरियल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जिससे उस के अगर जीनोटाइप में इफेक्ट होगा तो उसके फिनोटाइप भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको पहले देखते हैं म्यूटेशन की डेफिनेशन। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिकल मटेरियल की अगर बात करें तो मैक्सिमम जेनेटिकल मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में है जिनमें जेनेटिकल मटेरियल एज ए आरएनए भी होता है। ठीक है, तो जेनेटिकल मटेरियल में कोई भी अचानक से आया हुआ चेंज जो कि नेक्स्ट जनरेशन में मूव करता है, क्योंकि उसके जेनेटिकल मटेरियल में चेंज हुआ है, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म is called mutation। ठीक है, तो इस तरीके से हम म्यूटेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे सामने जो डायग्राम है या फिर एक इमेज है जो डीएनए को प्रेजेंट कर रही है, और डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में ये सडन चेंजेस है जो हमारे सामने है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है वो सोर्स माना जाता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है म्यूटेशन के बारे में कि ये एक म्यूटेशन इज अ सोर्स, म्यूटेशन आर अ सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, तो मान लो किसी जनरेशन में पहले कोई म्यूटेशन नहीं थी, अचानक से कुछ ऐसे एजेंट या ऐसे कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की वजह से उनके जेनेटिकल मटेरियल में चेंजेस आ गए। तो पहले की जनरेशन में कुछ भी नहीं था, कुछ पर्टिकुलर म्यूटाजेंस वो होते हैं जो कि म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, जो कोई रेडिएशन भी हो सकती है, कोई केमिकल भी हो सकता है। इस लेक्चर के आगे हम इन सारे म्यूटेजेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब यहाँ पे है कि पहले कोई भी वेरिएशन नहीं थी, म्यूटेशन की प्रेजेंस के बाद उस पर्टिकुलर जनरेशन में कुछ अलग से वेरिएशंस क्रिएट हो गए, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मैक्सिमम जो म्यूटेशंस होते हैं वो हार्मफुल ही कंसिडर किए जाते हैं। तो मोस्टली म्यूटेशंस आर हार्मफुल। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन भी होते हैं जो लीथलिटी को कॉज करते हैं, जिससे कि किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ तक हो सकती है। समटाइम दे आर lethal which leads to death of organism। ठीक है, लीथल ऐसे कुछ जीन, देखो लीथल का मतलब यहाँ पे है कि हमारी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जीन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वाइबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे जीन कभी कभी कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं, या उनका कुछ इस तरीके का जीनोटाइप फॉर्म हो जाता है कि वो लीथलिटी क्रिएट करके उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं म्यूटेशन। कुछ केसेस में ऐसा भी माना गया है या ऐसा भी देखा गया है, बट sometimes they are
बेनिफिशियल। कैसे कि कुछ ऐसे चेंजेस हुआ जेनेटिकल मटेरियल में जिससे कि कुछ ऐसे वेरिएशन क्रिएट हुए और वो वेरिएशन एक गुड वैरायटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो बेनिफिशियल विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन गुड वेराइटीज, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो। ठीक है, तो म्यूटेशन से कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में ही होता है। और अगर इस तरह की म्यूटेशन से हमें कुछ अच्छी वैरायटी मिलती है प्लांट और एनिमल की, तो इसे कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि म्यूटेशन से कुछ ऐसी अच्छी वैरायटी का फॉर्मेशन हो जाना म्यूटेशन ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करें तो हम देखते हैं कि जो म्यूटेशन है इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया। तो म्यूटेशन टर्म a word given by ह्यूगो डी बैरिस। इन्होंने काफ़ी स्टडी किया और इनका जो एक्सपेरिमेंट प्लांट है वो भी एक्सपेरिमेंट जो प्लांट था, जिस प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके म्यूटेशन की थ्योरी को समझाया, उस प्लांट पे भी क्वेश्चन आता है। तो डी बैरिस ने स्टडी किया म्यूटेशन इन द प्लांट और उस प्लांट का नाम था ओनेथेरा लेमार्कियाना। जिसको लोकल लैंग्वेज में इवनिंग प्राइम रोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले म्यूटेशन को किसने ऑब्जर्व किया था सबसे फर्स्ट टाइम। तो म्यूटेशन was first observed by शेथ राइट ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इन्होंने एक शीप पॉपुलेशन की अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में लॉन्ग लेग्ड शीप थी, लेकिन उनके बीच में कुछ शॉर्ट लेग्ड शीप की प्रेजेंस इनके दिमाग में ये चीज़ डालती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सारी जो शीप है उनके पैर लंबे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी है जिनके पैर छोटे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो हेरिटेबल चेंज रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में दो ऐसे बायोलॉजिस्ट भी आए जिन्होंने इंड्यूस करके देखा म्यूटेशन को एक प्लांट पे और देखा कि किस तरह की वेरिएशन या किस तरीके की चेंजेस सामने आती है। तो यहाँ पे जो दो उन बायोलॉजिस्ट के नाम हैं, एक का नाम था बीडल और दूसरे का नाम था टॉटम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल था इनका। इन्होंने इंड्यूस करवाया म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा। इनका एक्सपेरिमेंटल जो प्लांट था वो था न्यूरोस्पोरा। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेज एंड एक्स रेज की हेल्प से इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया न्यूरोस्पोरा में। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या किया कि एक वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा लिया, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, और उस न्यूरोस्पोरा पे इन्होंने म्यूटेशन करवाया यूवी
रेज से, जिससे एक म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा फॉर्म हुआ। ठीक है, तो वाइल्ड टाइप यानी कि ये जो न्यूरोस्पोरा था वो एक नॉर्मल न्यूरोस्पोरा था जो कि एज ए प्रोटोट्रॉफ इसको बोल सकते हैं, और जो म्यूटेंट बना इसे कहा गया ऑक्सोट्रॉफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो प्रोटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि एक नॉर्मल न्यूरोस्पोरा जो कि ग्रो कर सकता है, ग्रो इन मिनिमल मीडियम। ठीक है, क्योंकि न्यूरोस्पोरा को जो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ रखा गया, तो देखा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो थी उसके ग्रोथ के लिए वो सफिशिएंट थी और वो मिनिमल मीडियम में भी इजीली ग्रो कर पा रहा था। लेकिन म्यूटेंट वैरायटी के अंदर ये क्वालिटी नहीं देखी गई, यानी कि जो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा था doesn't has capability to grow in minimal medium। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये इसके पीछे रीजन था म्यूटेशन होने की वजह से कुछ जीन जो है वो चेंज हुए या कुछ जीन जो है लॉस हो गया उनका, और वो जीन कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे जो कि न्यूरोस्पोरा में प्रिपेयर कर रहे थे कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बना होता है, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो फंक्शनली एक्टिवेट होके आरएनए की हेल्प से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन मॉडिफाइड होके एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो म्यूटेशन होने की वजह से म्यूटेंट के अंदर कुछ जीन का लॉस हो गया जिससे कि कुछ एंजाइम्स नहीं बने, और ये जो एंजाइम्स थे वो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो जीन में चेंजेस, एंजाइम नहीं बने, तो ऐसी प्रोसेस से क्या हुआ कि वो मिनिमल मीडियम के ग्रो करने के लिए कैपेबल नहीं था। तो इस तरीके से ये चेंजेस देखने को मिले, और ये सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बीडल और टैटम ने किया। इनकी एक थ्योरी और भी बहुत फेमस है, इन्होंने वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट भी दिया, यानी कि जो बीडल और टैटम है इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। दे गेव वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए किसने दिया तो बीडल एंड टैटम ने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारी हिस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा म्यूटेशन की हेल्प से एमएस स्वामीनाथन ने कुछ ऐसी अच्छी वैरायटीज भी प्रोड्यूस की वीट की, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट करती है। हम बात कर रहे हैं एक और साइंटिस्ट की, और उनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन इंड्यूस की वीट के अंदर गामा रेडिएशन की हेल्प से, और काफी अच्छी वैरायटी प्रिपेयर की वीट की। इन सारी चीजों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन्होंने इंड्यूस किया म्यूटेशन इन wheat by the help of gamma rays to obtain good varieties। That is an important point। म्यूटेशन की हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल साबरमती
सोनारा, पूसा लेर्मा एक्सेट्रा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, स्वामीनाथन ने एक गार्डन भी एस्टेब्लिश किया। स्वामीनाथन एस्टेब्लिश गामा गार्डन इन IARI न्यू दिल्ली, जिसको हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो अलग अलग बेसिस पे म्यूटेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम जो सबसे पहले बेसिस देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्शन। म्यूटेशन जो है वो दो टाइप के होंगे। पहला जो टाइप है वो आता है फॉरवर्ड म्यूटेशन। और जो सेकंड है वो है बैकवर्ड म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या है। फॉरवर्ड म्यूटेशन में हम देखते हैं कि ये बहुत ही कॉमन टाइप का म्यूटेशन होता है और इसके अंदर जो नॉर्मल या वाइल्ड टाइप है, जो डोमिनेंट हम बोल सकते हैं या नॉर्मली जो अकर करने वाला ट्रेट है, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिससे कि वो या तो रिसेसिव में या किसी अदर जीनोटाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं कि द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन is the change from normal or wild type to new जीनोटाइप। और ये जो नया जीनोटाइप है ये रिसेसिव भी हो सकता है या कोई अदर डोमिनेंट फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो म्यूटेंट है इसमें हम देखते हैं कि जो वाइल्ड टाइप है जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, वाइल्ड टाइप वो किस में चेंज हो जाता है, म्यूटेंट में, म्यूटेंट टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये अगर वाइल्ड टाइप है तो ये म्यूटेंट में चेंज हुआ, तो ये जो म्यूटेशन कहलाता है इसके हम फॉरवर्ड म्यूटेशन बोलते हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन। सेकंड है हमारे पास बैकवर्ड म्यूटेशन। बैकवर्ड म्यूटेशन जस्ट रिवर्स है फॉरवर्ड का ही। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे बैकवर्ड को। बैकवर्ड म्यूटेशन में हम देखते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म which has undergone forward mutation may again develop mutation which restore the original। ठीक है, किसमें, वाइल्ड टाइप में, फिनोटाइप।
और इस तरह के म्यूटेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, या तो आप इसको बैकवर्ड म्यूटेशन बोल सकते हो या इसको आप रिवर्स म्यूटेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि ये हमारा फॉरवर्ड म्यूटेशन का रिजल्ट था और इसके अंदर बैकवर्ड म्यूटेशन हुआ और वापस से ये, यानी कि यहाँ पे म्यूटेंट जो था वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाइल्ड टाइप में। ठीक है, तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या नाम देते हैं, बैकवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन डिस्कशन किया, ये सबसे पहला टाइप है। उसके बाद सेकंड बेसिस देखते हैं हम म्यूटेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि दो टाइप के म्यूटेशन आएंगे, एक तो डोमिनेंट म्यूटेशन और एक हमारे पास आता है सेकंड रिसेसिव। म्यूटेशन देखो, डोमिनेंट फेज हमेशा अपनी जो अपीयरेंस है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन के अंदर शो करती है, वो डोमिनेंट स्टेट होता है। यानी कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो भी वो अपनी प्रेजेंस शो करेगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी अपनी प्रेजेंस वो शो करता है या अपना जो फिनोटाइप है वो उसको प्रेजेंट करेगा। जबकि रिसेसिव कंडीशन एक ही केस में शो होता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। तो इसको एज अ डायग्रामेटिक हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि ये कोई जीनोटाइप कंडीशन में केस लेते हैं, यानी कि रिसेसिव में एक म्यूटेंट है लेकिन एक नॉर्मल है। तो ऐसे केस के अंदर जो भी ट्रेट है वो नॉर्मल रहेगा, यानी कि फिनोटाइप यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी पर्सन डिजीज नहीं होगा जो भी जिसका भी जीनोटाइप है। लेकिन रिसेसिव में क्या होता है, जब दोनों ही जीन म्यूटेंट आ जाए और रिसेसिव ट्रेट के हो और वो एक्सप्रेस करके जो है फिनोटाइप चेंज कर देंगे और यानी कि वो डिजीज हो जाएंगे। लेकिन डोमिनेंट फेज के अंदर बात करो, अगर अकेला डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हुई तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और अगर होमोजाइगस कंडीशन में हुआ तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरीके से डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरह की म्यूटेशन हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि रिसेसिव तो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयरेंस दिखाता है, जबकि डोमिनेंट हेट्रो और होमो दोनों कंडीशन में ही अपनी अपीयरेंस दिखाएगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिजीज कर देगा अगर उसका वो पर्टिकुलर जीन म्यूटेंट हो जाता है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है। तो थर्ड बेसिस जो है हमारे पास वो है म्यूटेशन के टाइप का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बेसिस पे अगर हम डिस्कशन करें तो दो टाइप के है, एक तो सोमेटिक म्यूटेशन है और सेकंड है हमारे पास जर्मिनल म्यूटेशन। पहले हम देखते हैं सोमेटिक म्यूटेशन के बारे में। तो हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है, एक सोमेटिक सेल्स और एक होती है जर्मिनल या रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो अगर सोमेटिक सेल्स के अंदर कोई म्यूटेशन है तो यानी कि इट टेक्स प्लेस इन सोमेटिक या फिर आप बोल सकते हो वेजिटेटिव सेल, ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में मूव नहीं करेगा, डज नॉट इनहेरिट इन द नेक्स्ट जनरेशन,
क्योंकि सोमैटिक सेल्स के अंदर वेरिएशन या जो म्यूटेशन हुआ है वो सोमैटिक सेल के अंदर हुआ है। बट इन प्लांट्स it can be transmit next generation। एक ही मेथड है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, अदरवाइज सोमैटिक नहीं जाता। सेकंड हम डिस्कशन करें वो है जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन के अंदर हम देखते हैं कि अगर जर्मिनल सेल के अंदर म्यूटेशन हुआ है, इट अकर्स इन जर्मिनल सेल और रिप्रोडक्टिव, तो गैमीट्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो इट ट्रांसमिट और इनहेरिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसको डायग्रामेटिक हम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक जर्म लाइक म्यूटेशन है, यानी कि यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो जर्मिनल सेल में हुआ, तो म्यूटेशन गैमेट के थ्रू एग स्पर्म में पहुंचा, और ये म्यूटेंट जो स्पर्म है वो जब एग के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे एम्ब्रियो भी म्यूटेंट होगा, और एम्ब्रियो से बनने वाला जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है वो म्यूटेशन को कैरी करेगा। एंटायर ऑर्गेनिज्म कैरी द म्यूटेशन, और ये ऑर्गेनिज्म जब आगे गैमेट बनाएगा तो वो भी म्यूटेशन को कैरी करेंगे, ये गैमेट भी और ये गैमेट भी। अगर सोमैटिक म्यूटेशन आ रहा है तो स्पर्म और एग नॉर्मल है, नॉर्मल ही एम्ब्रियो बन रहा है, बट सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर एरिया म्यूटेशन से अफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन जो है सोमैटिक सेल में है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म से गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे उन गैमेट में कोई भी म्यूटेशन कैरी नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो जर्म लाइन म्यूटेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है। सोमैटिक म्यूटेशन जो है वो कभी भी आगे मूव नहीं करता। हाँ, प्लांट में अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है तो बात अलग है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस हम डिस्कशन कर रहे हैं, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी, म्यूटेशन जो है साइटोलॉजी के बेसिस पे दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो रहता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, म्यूटेशन, और एक जो है हमारे पास वो रहता है जीन म्यूटेशन, जिनको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो आगे दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ सकती है म्यूटेशन से, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में वेरिएशन आ सकती है। तो एक तो हमें देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल चेंज, और एक हमें देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल चेंज। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे जीन म्यूटेशन। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल चेंज किस तरीके से आती है, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज में जो म्यूटेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल
एबेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल एबेरेशन किस तरीके से डिफाइन करेंगे? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू म्यूटेशन। यानी कि सिंप्लीफाई, यहाँ पे हमें चेंज किस में देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज जो है वो 4 टाइप से हमें देखने को मिलेगा और उन चारों को हम यहाँ पे डिटेल वाइज एक्सप्लेन करेंगे। एक तो है डिलीशन, एक है इनवर्जन, एक आएगा डुप्लीकेशन और एक है हमारे पास ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये 4 चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम की। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं डिलीशन से। डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का पार्ट या सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे प्रेजेंट जीन भी लॉस हो जाता है, वो भी डिलीट हो जाते हैं, जिससे उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिज्म की इफेक्ट पड़ेगा और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में भी। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, लॉस ऑफ ए पार्ट और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम which leads to loss of some gene is called deletion। ठीक है, तो अगर हम इसके टाइप देखें तो it is of 2 types। 2 टाइप्स में हमें डिलीशन देखने को मिलेगा। एक जो डिलीशन है वो है टर्मिनल डिलीशन और एक आएगा इंटर कैलोरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन को पहले डिस्कशन करते हैं। टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है? टर्मिनल डिलीशन के अंदर हमें लॉस या फिर जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोमल सेगमेंट फ्रॉम वन और बोथ एंड्स। ठीक है, डायग्रामेटिक इसको देखें तो टर्मिनल डिलीशन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर से अटैच रहता है इस तरीके से। ये पी आर्म है, जो शॉर्ट आर्म होती है, जो लॉन्ग आर्म होती है उसको क्यू बोलते हैं, और ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, अब हर एक क्रोमोसोम के सेगमेंट पे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये फर्स्ट जीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इतने जीन प्रेजेंट है। जब म्यूटेशन होती है तो टर्मिनल सेगमेंट डिलीट होता है, तो कुछ इस तरह के टर्मिनल सेगमेंट डिलीट होता है, तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर अपीयर होती है नेक्स्ट इस तरीके से होगी। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट डिलीट हो चुका है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बचा है। फर्स्ट जो सेगमेंट था ये क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है, ये सेगमेंट डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो सेगमेंट यानी कि एक एंड से डिलीट हो चुका है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन। 4, 5, 6, 7। इसको डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, ये शॉर्ट आर्म इधर और लॉन्ग आर्म इधर दे रखी है, ये बीच में सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल क्रोमोसोम का अगर ये ए सेगमेंट डिलीट हो जाता है, ऊपर का जो सेगमेंट है वो डिलीट हो जाता है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर का सेगमेंट डिलीट हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन।
वहीं इंटर सेलुलर डिलीशन की अगर हम बात करें, जो सेकंड टाइप हमारा था यहाँ पे इंटर सेलुलर डिलीशन था, और इंटर सेलुलर डिलीशन के अंदर कोई इंटरनल सेगमेंट जो है वो डिलीट हो गया। अगर इसका डी सेगमेंट डिलीट हो जाता है तो इस तरीके से हमें क्रोमोसोम की अपीयरेंस आती है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर सेलुलर डिलीशन। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास डिलीशन है। सेकंड हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है इंटर सेलुलर डिलीशन। ठीक है, इंटर सेलुलर डिलीशन में क्या होता है, इस डिलीशन में हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट बिटवीन द एंड्स। ठीक है, यानी कि ये एक एंड था और एक इस एंड के बीच में से कोई भी सेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, एक तो ये इसके ऊपर जीन हम लोगों ने देखे, और म्यूटेशन के बाद हम देखते हैं कि कोई भी इंटरनल पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो फोर्थ इंटरनल सेगमेंट है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो जो अपीयरेंस आती है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो बीच में से क्रोमोसोम का सेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है तो वो इंटरसेलुलर डिलीशन का एग्जाम्पल रहता है। और टर्मिनल डिलीशन का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में वो है क्राई-डू-चैट syndrome. That is a very very important example. क्राइडो-चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि टर्मिनल डिलीशन होता है शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। टर्मिनल डिलीशन होगा किसमें, शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। ठीक है, फिफ्थ क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है उसका ऊपर का सेगमेंट जो है ये मान लो डिलीट हो गया, ऊपर का सेगमेंट, ये कौन सा क्रोमोसोम था, फिफ्थ क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल डिलीशन का एग्जांपल रहता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। ये था डिलीशन। सेकंड टाइप हम देखते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन का, यानी कि म्यूटेशन अगर हो जाता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो उसको क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं। तो अगर कोई सेगमेंट डिलीट हो जाता है तो उससे भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हुई, या फिर इन्वर्जन हो जाए, इन्वर्जन, इंसर्शन। ठीक है, अब इन्वर्जन में क्या होता है, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इसमें क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट जाएगा और टूट के वो रीयूनियन करेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोमल segment but reunion on same chromosome in reverse orders। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में ये रीयूनियन करता है। It's a very important, it leads to change in distance। अब रिवर्स ऑर्डर में अगर जीन लगेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स पे अफेक्ट पड़ेगा, ऑन क्रोमोसोम और सीक्वेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इन्वर्जन म्यूटेशन होता है क्रोमोसोमल एबेरेशन में तो किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस पे भी और उसकी सीक्वेंस पे भी। ठीक है, सो यहाँ पे इन शॉर्ट क्रॉसिंग ओवर भी अफेक्ट होगा।
इज अफेक्टेड। ठीक है, तो ये इन्वर्जन भी आगे दो टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, और ये है, एक तो यहाँ पे आएगा पैरा सेंट्रिक और सेकंड जो है वो है पेरीसेंट्रिक। ठीक है, क्या होता है, पहले हम इसको डिफाइन करें कि पैरासेंट्रिक में क्या होता है कि इफ inversion occur only in one arm and inverted segment does not include सेंट्रोमियर। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रोमियर कैसे, एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये क्रोमोसोम की शॉर्ट और लॉन्ग पी और क्यू। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब पैरासेंट्रिक में क्या हुआ कि हम म्यूटेशन देखें तो म्यूटेशन जो है वो अकर करेगा इससे इस सेगमेंट के अंदर, ये सेगमेंट जो है म्यूटेंट होगा, तो फिर जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा। 2, 3 तो एज इट इज रहेंगे, 4 भी, फिर 7, 6, 5 और 8। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो है एक म्यूटेशन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटा, लेकिन टूट के रीअरेंज होता है इन्वर्टेड या रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। सेंट्रोमियर को लेके यहाँ पे इन्वर्टेड या रिवर्स जो फिनोमेना है नहीं देखने को मिला है। रिवर्स ऑर्डर में क्रोमोसोम का एक सेगमेंट, आर्म का एक पार्ट टूटा है, लेकिन वहाँ पे सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि पेरीसेंट्रिक में इन्वॉल्व किया जाता है। तो हम देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्टेड सेगमेंट इंक्लूड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रोमियर। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं हम। यहाँ पे ये हमारे पास शॉर्ट और ये लॉन्ग आर्म पी और क्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जीन, 4, 5, 6, 7, 8, ये इतने जीन है, और ये बीच में हमारे पास क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, म्यूटेशन के बाद हम लोग देखें तो किस तरीके से, और यहाँ पे जो म्यूटेशन अकर करेगा वो इस सेगमेंट के बीच में अकर करने वाला है। तो जो रिजल्टेंट हमारे सामने आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे 1, 2 के बाद में 6, 5, 4, 3, 7, 8, ये जो वैल्यूज है या ये जो चेंजेस है हमें देखने को मिलेगा। यानी कि क्रोमोसोम का ये सेगमेंट टूट के इस फॉर्म में अरेंज होता है जिसके बीच में सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम पेरीसेंट्रिक वर्ड यूज करते हैं। इसको हम एज ए डायग्रामेटिक भी देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, पहले पैरासेंट्रिक के अंदर आप देखोगे ये यहाँ पे सेंट्रोमियर है, मैं पहले से ही क्लियर कर दूं, दिस इज अ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर के ऊपर का जो रीजन है या सेंट्रोमियर से अलग ये आर्म है, इसका ये वाला जो सेगमेंट है वो टूटा, और टूट के रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से BCD जो रिवर्स ऑर्डर हुआ जिनका DCB, और इस तरीके से वो अरेंज्ड हो गया। तो इसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं किया गया है। जबकि पेरीसेंट्रिक में क्या होता है,
ये पूरा का पूरा सेगमेंट रिवर्स जाएगा, लेकिन उस सेगमेंट में सेंट्रोमियर की भी प्रेजेंस होगी। तो DEF जो है वो रिवर्स होके FED बनेगा, जिससे सेंट्रोमियर भी क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में चला गया। तो इस तरीके का जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, इनवर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो है डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोमल सेगमेंट यानी कि क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट अपनी फोटोस्टेट कॉपी बना लेता है, कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं, उसका कुछ एक पार्ट जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि वो अपने एक डुप्लीकेट कॉपी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो occurrence of a chromosome segment twice on a chromosome, ठीक है। और if in this segment any recessive, क्योंकि रेसेसिव होमोजाइगस केस में एक्ट करता है, तो इन ऐसे सेगमेंट में अगर कोई रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस कर जाएगा, देन इट गिव्स इट्स एक्सप्रेशन ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन के अंदर हमें एक पूरे सेगमेंट में डुप्लीकेसी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्रोमोसोम की P शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, बीच में सेंट्रोमियर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीन्स के नंबर है। अगर हम म्यूटेशन देखें तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा 2 3, और यहाँ पे आप देखोगे 4 के बाद हमें डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा 5 6 5 6 7 8। तो ये जो डुप्लीकेशन है वो अलग अलग तरीके से भी हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से डुप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलता है। डायग्रामेटिक व्यू देखें इसका तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी और सी जो है, इन दो जीन्स के अंदर डुप्लीकेशन हमें 3 टाइप से देखने को मिलेगा। एक टेंडम जिसके अंदर बी और सी एज इट इज ऑर्डर में डुप्लीकेट हो सकते हैं, या फिर रिवर्स टेंडम में भी हो सकता है, बी सी बी ऐसे भी डुप्लीकेट हो सकता है, या फिर डिस्प्लेस डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा। एक बी सी सेगमेंट इधर तो उसका डुप्लीकेट दूसरे आर्म के अंदर शिफ्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डुप्लीकेशन का बार आई कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो डुप्लीकेशन का ड्रोसोफिला में बार आई कैरेक्टर is observed due to duplication in X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन होने से जो बार आई कैरेक्टर में वेरिएशन आएगी। तो बार आई इज ए कैरेक्टर where eyes are narrow as compared to normal eye, ठीक है।
आई शेप। तो इस तरीके से हमें डुप्लीकेशन से भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हुई दिखती है। और फिर हमारे पास फोर्थ जो क्रोमोसोमल एबेरेशन का टाइप रहता है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये एक इलीगल क्रॉसिंग ओवर है। इसके अंदर एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटकर किसी दूसरे क्रोमोसोम के सेगमेंट से अटैच हो जाता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो एक कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर जैसी फिनोमेना होगी कि एक सेगमेंट का टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे जाके उससे अटैच हो जाना। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, यानी कि दोनों फर्स्ट नंबर या दोनों सेकंड नंबर क्रोमोसोम के सेगमेंट अगर आपस में एक्सचेंज होते हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पहले नंबर क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के और 19वें क्रोमोसोम के सेगमेंट से जाके अटैच हो जाता है। तो एक तरह से ये इलीगल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इन दिस ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम is broken and may be joined with non-homologous chromosome. This is also known as illegal crossing over. ठीक है, तो ये जो ट्रांसलोकेशन है ये 3 टाइप का हमें देखने को मिलेगा। जो पहला है वो सिंपल ट्रांसलोकेशन, सेकेंड में हम देखेंगे इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन, और थर्ड हमारे पास आएगा रेसिप्रोकल। ट्रांसलोकेशन, ठीक है, तो इनको हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? व्हेन एक क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है टूटेगा और टूट के वापस से अटैच होगा किसी टर्मिनल एंड पे, अटैच टू दी टर्मिनल एंड ऑफ ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर, तो 1 2 3 4 5 7 8 ये एक क्रोमोसोम है। और ये हमने बनाया दूसरा क्रोमोसोम जो कि एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, जहाँ पे जीन्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो म्यूटेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। म्यूटेशन के बाद देखते हैं कि जो म्यूटेशन होगा, मान लो इस सेगमेंट पे म्यूटेशन आता है, तो इस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ये टूट जाएगा, 1 2 3 6, ठीक है, और ये सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। 7 और 8 A B C D E
FGH, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखोगे कि म्यूटेशन से इसका एक सेगमेंट टूट के इधर जुड़ गया और इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास आता है वो है इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इफ ए सेगमेंट of chromosome breaks and gets inserted in interstitial position of a non-homologous chromosome। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। तो देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक है और ये हमने बनाया दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा नॉन होमोलोगस ए बी सी एंड इस तरीके से। आफ्टर म्यूटेशन देखते हैं, इनके अंदर म्यूटेशन होता है और एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो टूट जाएगा। ठीक है, और वो टूट के दूसरे क्रोमोसोम के कहीं बीच में जाके एडजस्ट हो जाएगा और इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से यहाँ का जो सेगमेंट है टूट के यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के और बीच में जाके शिफ्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। और थर्ड जो हमारे पास ट्रांसलोकेशन है वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में याद रखना, क्योंकि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमोसोम के सेगमेंट में होता है तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ट्रूली क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन यहाँ पे नॉन होमोलोगस के बीच में हो रहा है। डायग्रामेटिक देखें तो ये एक क्रोमोसोम और ये हमने बनाया दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, और म्यूटेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि दोनों क्रोमोसोम के जो सेगमेंट है वो आपस में शफल कर दिए हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसका सेगमेंट जो है टूट के इधर और इसका जो सेगमेंट है वो टूट के इधर चला गया। ठीक है, तो इसको हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज बोलते हैं, तो वो हमारा रेसिप्रोकल
सेगमेंटेशन या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसको CML के नाम से जानते हैं, एंड इट इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, और ये जो डिजीज है वो किसका रिजल्ट रहती है, इज ए रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल translocation between, that is a very very important point, 22 and 9 क्रोमोसोम। यानी कि 9 नंबर क्रोमोसोम का सेगमेंट 22 और 22 का सेगमेंट टूट के 9 नंबर पे जुड़ जाता है। मान लो ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे 9th पेयर है, और ये जो क्रोमोसोम पेयर है ये हमारा 22 क्रोमोसोम है। तो इसका एक सेगमेंट टूट के इधर और इसका एक सेगमेंट टूट के इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। तो इस तरीके से हमने जो म्यूटेशन है उसके अंदर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस जो आते हैं इसको क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं, जिसमें डिलीशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, डिप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन की वजह से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम के नंबर में और जीन के म्यूटेशन को डिस्कशन करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि म्यूटेशन क्या होते हैं और कितने टाइप के हैं। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।